अवरोध द सीज विदिन, ये उरी में हुआ आतंकवादी हमला और उसके बाद में हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित हिंदी वेब सीरीज है, जिसे 31 जुलाई को सोनी लिव ऐप पर रिलीज किया गया। डायरेक्टेड बाय राज आचार्य। इंडिया टुडे के एडिटर और एंकर शिव अरोर और हिंदुस्तान टाइम्स में 18 वर्षों तक डिफेंस और मिलिट्री अफेयर्स को कवर करने वाले राहुल सिंह द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस पर यह सीरीज आधारित है। लगभग 35 से 40 मिनट की इसमें 9 एपिसोड्स है, जिन्हें कंप्लीट करने में मुझे करीब 3 दिन लग गए। तो इस सीरीज में हमें अमित सत, दर्शन कुमार, मधुरिमा तुली, अनंत महादेवन, विक्रम गोखले एज पीएम मोदी और नीरज काबी एज एनएसए शैलेश मालवीय, यानी अजित डोभाल जी भी हम कह सकते हैं। इनके अलावा सुषमा स्वराज जी और राजनाथ सिंह जी जैसे दिखने वाले भी 2 कैरेक्टर्स हमें इसमें दिखाई देते हैं सीरीज में, जिनमें से सुषमा स्वराज जी का जो कैरेक्टर है उसे थोड़ा सा उन्होंने इसमें डेवलप किया है। ये सीरीज उरी में हुआ आतंकवादी हमला और सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा नम्रता नाम का जो एक पत्रकार का कैरेक्टर है जिसे मधुरिमा तुली ने प्ले किया है उस पर ज्यादा फोकस करती है। बाकी जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला पार्ट है उसे उन्होंने बस आखिरी 1 एपिसोड तक सीमित करके रख दिया है। वैसे सीरीज को देखने से पहले मैंने सोचा था कि यार इसमें 9 एपिसोड्स है, पूरी एक वेब सीरीज वो बना रहे हैं उरी सर्जिकल स्ट्राइक पर, तो सर्जिकल स्ट्राइक को वो काफी डिटेल में दिखाएंगे, पर ऐसा नहीं है। केवल आखिरी 1 एपिसोड में ही लगभग उन्होंने पूरी सर्जिकल स्ट्राइक को कंप्लीट कर दिया है। और पहले के जो 8 एपिसोड्स है जिनमें स्ट्राइक के पहले की तैयारियां उन्होंने दिखाई है, उनमें से भी कुछ पार्ट तो ठीक था, पर ज़्यादातर वो पार्ट भी हमें फेक, डल और बनावटी लगता है। जैसे कि अजित डोभाल जी का जो कैरेक्टर है, यानी एनएसए का जो कैरेक्टर है, या जो मिलिट्री ऑपरेशंस की तैयारियां उन्होंने दिखाई है, या फिर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का जो माइंडसेट उन्होंने दिखाया है, या फिर जो मीडिया वाला पार्ट है यानी नम्रता जोशी का जो कैरेक्टर है, ये सारी बातें हमें काफ़ी हद तक बनावटी, फेक और डल लगती है। अब कौन सी बातें फेक लगती है, बनावटी लगती है, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा ही। पर देखिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है या बहुत ज़्यादा निराश करती है ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ इतनी बात ज़रूर है कि ये सीरीज़ हमारे इमोशंस को छू नहीं पाती है, उस प्रकार से हमें अंदर से मूव नहीं कर पाती है। जैसे कि देखिए उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म की अगर हम बात करें तो देखिए उस फिल्म की शुरुआत में पठानकोट में हुआ आतंकवादी हमला, उसके साथ में 2-3 जो और आतंकवादी हमले होते हैं, वो सारी बातें दिखाकर एक टेंशन बिल्ड किया है उन्होंने। फिर उसके बाद में उरी में आतंकवादी हमला होता है, जहाँ पर मोहित रैना का जो पात्र है वो वीर गति को प्राप्त होता है। उसके बाद में जो श्रद्धांजलि वाला सीन है, ये सारे सीन्स बराबर हमें वहाँ पर हिट करते हैं जहाँ उन्हें हिट करना चाहिए था। और उसके बाद में जब फिर सर्जिकल स्ट्राइक होती है ना, तो यार मतलब हमारे अंदर जो गुस्सा है उस गुस्से को वो फिल्म कहीं पर भी ठंडा नहीं होने देती है। पर अगर हम बात करें इस सीरीज़ की, तो ये सीरीज़ कहीं पर भी हमें अंदर से उस प्रकार से मूव नहीं कर पाती है, हमारे इमोशंस को छू नहीं पाती है। बस मतलब सीरीज चलती जाती है और हम देखते जाते हैं। इस सीरीज़ में भी शुरुआत में पठानकोट में हुआ आतंकवादी हमला भी दिखाया है, जो आर्मी ऑफिसर्स है उनके बीच का जो एक लगाव है, एक दूसरे के जो एक फ्रेंडशिप या दोस्ती हम कह सकते हैं, वो भी उन्होंने दिखाई है। पर उन बातों को उतना बढ़िया तरीके से यहाँ पर डेवलप नहीं किया गया, उतना वो अंदर से हमारे इमोशंस को छू नहीं पाती है वो बातें यहाँ सीरीज़ में। इसके अलावा जो मेन सर्जिकल स्ट्राइक वाला पार्ट है उसे उरी फिल्म में बहुत कम समय में पर बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया था। उसे देखते समय हमें लगता है कि हम जैसे खुद वहाँ पर हो और हम उन सब बातों को खुद फील कर पाते हैं। पर अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पर इनके पास में बहुत सारा समय भी था, बहुत सारी बातें वो दिखा सकते थे, पर ऐसे लगता है जैसे सर्जिकल स्ट्राइक को बस उन्हें दिखाना था इसलिए बस दिखा दिया है। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा और भी बहुत सारी बातें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, यानी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में उन्होंने हाथ डालने की कोशिश की है, जैसे कि पॉलिटिक्स, मीडिया, मिलिट्री ऑपरेशंस के पहले की तैयारियां, स्ट्राइक से पहले की तैयारियां, या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उनका जो माइंडसेट है, या जो कश्मीर के अलगाववादी है, या पाकिस्तान के द्वारा उन्हें मिलने वाले फंडिंग, या जो पत्थरबाज वगैरह है, ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश जरूर की है, पर उनमें से किसी भी बात को ये सीरीज न्याय नहीं दे पाती है। चलिए इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं कि ये सारी बातें कैसे फेक लगती है। सबसे पहले मीडिया। देखिए ये सीरीज मीडिया के क्षेत्र के लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तक पर आधारित है, पर फिर भी इस सीरीज में सबसे ज़्यादा फेक यही पार्ट लगता है, मीडिया वाला पार्ट। जो नम्रता नाम की पत्रकार इसमें दिखाई है, केवल एक ही पत्रकार के कैरेक्टर को इसमें डेवलप किया है, केवल यही एक पत्रकार उन्होंने दिखाई है। ये नम्रता उसे बहुत जोश और जुनून वाला दिखाया है। इस जोश और जुनून में वो कश्मीर की रिपोर्टिंग करती है। इस रिपोर्टिंग करते समय वो कुछ बहुत सेंसिटिव सीक्रेट ऐसी इंफॉर्मेशन लीक कर देती है, जिससे आर्मी के ऑपरेशंस में प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होते हैं। इसके अलावा ऊपर से वो आर्मी की जासूसी वगैरह भी करवाती है नम्रता का कैरेक्टर। ये सारी बातें दिखाई है। और फिर एंडिंग में बाद में ये सीरीज़ दिखाती है कि जो एनएसए है वो मतलब प्रधानमंत्री के साथ में मिलकर पूरा प्लानिंग करते हैं और ऐसा ट्रिक करके वो नम्रता से एक फेक न्यूज़ चलवा देते हैं। यानी नम्रता बहुत ईमानदार है, वो बस अपने जोश और जुनून में पत्रकारिता कर रही है, पर एनएसए वगैरह ट्रिक करके उससे फेक न्यूज़ चलवा देते हैं। और इसके बाद में फिर एनएसए
और ये प्रधानमंत्री वगैरह ये सब मिलकर प्रेशराइज करते हैं उस चैनल को नम्रता को निकलवाने के लिए। वहाँ से फिर उसे वो चैनल से निकलवा देते हैं और इसके बाद में फिर एनएसए उसे बुलाते हैं। एनएसए कहते हैं कि देखो तुम बहुत अच्छी पत्रकार हो, मैं तुम्हारे जोश और जुनून की इसकी मैं कद्र करता हूँ। और फिर वो उसे एक वीर गति को प्राप्त हुए जवान पर रिसर्च करने के लिए कहते हैं। फिर वो रिसर्च करते हुए नम्रता का मन परिवर्तन हो जाता है और वो मतलब देशभक्ति जग जाती है उसके अंदर की, और फिर वो पुस्तक लिखती है उरी सर्जिकल स्ट्राइक पर। और उस पुस्तक के विमोचन में फिर एनएसए जाते हैं। हमारे स्पेशल फोर्स के जो कमांडर है अमित सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो वहाँ पर जाते हैं पुस्तक विमोचन में। अब इस सीरीज को देखकर ऐसे पत्रकारों की मानसिकता बदल जाए, उनके अंदर की देशभक्ति जग जाए तो बहुत अच्छा होगा, पर सच्चाई में ऐसा लगता तो नहीं कि ऐसे पत्रकारों की मानसिकता बदलेगी। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध कौन रिपोर्टिंग करता है, कौन अलगाववादियों के समर्थन में रिपोर्टिंग करता है, कौन पत्थरबाजों के समर्थन में रिपोर्टिंग करता है, कौन अफजल गुरु की बरसी मनाने वालों के समर्थन में रिपोर्टिंग करता है, कौन भारत की बर्बादी के नारे लगाने वालों के समर्थन में रिपोर्टिंग करता है, कौन नक्सलियों के समर्थन में रिपोर्टिंग करता है, कौन चाइना के समर्थन में रिपोर्टिंग करता है। ये सारी बातें हम सब जानते हैं। इनकी मानसिकता क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, ये हम सब जानते हैं। और ये कोई एक दो पत्रकार नहीं है, इनका पूरा का पूरा एक झुंड है। और ये केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में ही नहीं है, ये लोग पत्रकारिता में हैं और इसके साथ में यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं। ये कई सारे बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स है, साहित्यकार है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, कई सारे अवार्ड ऑप्सी गैंग वाले हैं, बहुत सारे ये लोग हैं और इनकी मानसिकता विचारधारा देश अच्छे से जानता है। दशकों से ये लोग यही काम करते आए हैं। और अगर फेक न्यूज़ चलाने वालों के विरोध में सरकार इस प्रकार से इतनी कार्रवाई करती ही, उनको इतना प्रेशराइज करती ना, तो अभी तक तो वो एक चैनल कब का बंद हो चुका होता, जहाँ पर बकैत कुमार हमेशा बकैती करते रहते हैं, दिन रात झूठी न्यूज़ चलाते रहते हैं। और जो कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो अब चैनल, बड़े बड़े चैनल छोड़कर यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता का ढोंग कर रहे हैं, ऐसे तथाकथित पत्रकारों को आप एक क्या 50 वीरगति को प्राप्त हुए जवानों पर रिसर्च करने के लिए कहिए, उन पर कुछ भी असर नहीं होने वाला। क्या वो नहीं जानते कि हमारे जो वीरगति को प्राप्त हुए जवान हैं, उनके जो परिवार है वो किस प्रकार का बलिदान देते हैं? क्या उनके बलिदान के बारे में, उनके त्याग तपस्या के बारे में ये नहीं जानते हैं? ये सब जानते हैं। ये सब कुछ जानते हुए, जानबूझकर, सोच समझकर ये लोग ऐसा करते हैं। तो ये लोग ये कहना कि भाई बस जोश में और मतलब एक जुनून में वो लोग इस प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं और गलती से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं जोश और जुनून में, ये सब एक्सक्यूज़ लेना है। अब मीडिया के बाद में आतंकवादी संगठनों को इस सीरीज में किस प्रकार से दिखाया गया है वो देखते हैं। इस सीरीज में बताया गया है कि जो जैश और हिजबुल, ये जो दो आतंकवादी संगठन हैं, उनके बीच में आपसी मतभेद है। उन्हें पैसों की फंडिंग कैसे होती है वो बताया गया है। इसके अलावा ये जो आतंक के मास्टरमाइंड है वे पैसों के लिए और कश्मीर में सत्ता के लिए आतंकवाद करते हैं, ये बताया गया है। और सुसाइड बॉम्बर्स बनने के लिए जो स्कूल के मासूम बच्चे होते हैं, जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता, उन्हें गुमराह करके, ब्रेन वॉश करके, उन्हें उकसा कर फिर उन्हें सुसाइड बॉम्बर्स बनाया जाता है, ये बताया गया है। अब देखिए ये बातें कुछ हद तक सही भी हैं, पर जो आतंकवाद के पीछे का मुख्य उद्देश्य है या जो मुख्य मानसिकता है वो इस सीरीज में नहीं बताई गई। अब देखिए कश्मीर में जो युवा आतंकवादी बनता है या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है, या फिर जो केरला से जो युवा ISIS में शामिल होने के लिए जाता है, उनके पीछे की जो मुख्य मानसिकता है वो मानसिकता केवल पैसों के लिए या केवल सत्ता के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, ये बात नहीं है। यानी उन आतंकवादी संगठनों का जो गज़वाए हिंद का उद्देश्य है या फिर जो कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, ये जो उन आतंकवादी संगठनों का मुख्य उद्देश्य है, ये सारी बातें इस सीरीज में नहीं बताएगी। केवल आतंकवाद को पैसों तक और मतलब एक सत्ता की आपसी लड़ाई तक उन्होंने सीमित कर दिया है। अभी 2 वर्ष पहले देखिए जो पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था, वहां पर भी जो सुसाइड बॉम्बर था आदिल अहमद दार, उसने भी सुसाइड अटैक से पहले एक वीडियो रिलीज किया था और उसमें उसने स्पष्ट रूप से अपनी मानसिकता को बताया था। अब आदिल अहमद दार को तो हम कोई भटका हुआ युवा नहीं कह सकते। अब आते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारियों पर, या जो मिलिट्री के ऑपरेशन या आर्मी के ऑपरेशन की जो तैयारियां किस प्रकार से इसमें दिखाई गई है उस पर। सच कहूँ तो इस पार्ट को इस सीरीज में सेकेंडरी सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, मतलब उसे उतना महत्व उन्होंने नहीं दिया है, इसलिए उसमें हमारा उतना इंटरेस्ट बनता भी नहीं है। इसके अलावा जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला पार्ट है उसे तो मैंने आपको बताया ही, केवल आखिरी एक एपिसोड तक ही उन्होंने सीमित कर दिया है। इसके बाद पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो विक्रम गोखले जी जिन्होंने PM मोदी का कैरेक्टर प्ले किया है, उनके परफॉर्मेंस के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। उनका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बढ़िया ही था। मोदी जी के पात्र को भी ठीक ही दिखाया था उन्होंने, पर सुषमा स्वराज जी का जो कैरेक्टर है वो मतलब ज़बरदस्ती उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने वाला दिखाया है, ऐसे लग रहा था।
इसके बाद में जो पीएम और एनएसए ये दोनों मिलकर जो एक पत्रकार के पीछे पड़ जाते हैं, उससे फेक न्यूज़ चलवाते हैं, और फिर उसके बाद में क्या हुआ उस पत्रकार का वगैरह वगैरह, ये सब जो बातें दिखाई गई है ना, ऐसे लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती उस पत्रकार को या उनको ज़्यादा महत्व दिया गया है, मतलब पूरा एनएसए वगैरह उनके पीछे पड़े हुए, ये सब बातें बहुत ज़्यादा सीरीज़ में फेक लग रही थी। और अगर उनको पॉलिटिक्स को दिखाना ही था तो भाई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में जो देश भर में पॉलिटिक्स हुई ना, जो सबूत मांगे गए थे घुंगरू सेठ वगैरह या और भी जो दूसरे राजनेता थे उनके द्वारा, वो सारी बातें उनको दिखानी चाहिए थी। मैं तो सच में एक्सपेक्ट कर रहा था सीरीज़ देखने से पहले कि यार 9 एपिसोड से तो वो बहुत कुछ दिखाएंगे, पर उन्होंने कुछ भी जो दिखाना चाहिए था उस पर उतना फोकस नहीं किया है। बाकी अमित सर और दर्शन कुमार इन दोनों के ही परफॉर्मेंस बढ़िया थे, वे दोनों ही आर्मी ऑफिसर के रोल में बिल्कुल परफेक्ट थे, पर यह सीरीज अपने सब्जेक्ट को न्याय नहीं दे पाती और काफ़ी कम बजट में बस उन्होंने सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश की है ऐसे लग रहा था। कुल मिलाकर मैं अवरोध को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। यानी अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, पर उतना कुछ अंदर से आपको मूव भी नहीं करेगी, वैसे कुछ आपके इमोशंस को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म की तरह आपके इमोशंस को ये सीरीज़ नहीं छू पाएगी। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो इसमें कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं थी, थोड़ा बहुत वायलेंस है, कोई गाली गलौच वगैरह भी नहीं है। आप परिवार के साथ में कुल मिलाकर इस सीरीज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।